ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ठीक है, कि ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं और उसके हर एक पार्ट के फंक्शन के बारे में हमने बात करी थी, है ना। हमने ये बात करी थी कि बच्चों कि जो हमारा ब्रेन है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन और एक है हिंड ब्रेन। ठीक है, हमने फिर पढ़ा था कि जो फोर ब्रेन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। और जो सबसे बड़ा पार्ट भी है, अगर तुमसे पूछा जाता है विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो क्या नाम आएगा? सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम क्या है? सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। क्या है बच्चों? सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। और यही पार्ट जो है वो थिंकिंग का, रीजनिंग का, ठीक है, मसल कंट्रोल सब यही करता है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वॉलेंटरी मसल्स का कंट्रोल होता है वो सब कौन करता है? हमारा फोर ब्रेन करता है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी मिड ब्रेन के बारे में कि मिड ब्रेन जो होता है वो क्या करता है? हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, हेड से ऊपर जितने भी एक्शन होते हैं वो सबको कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। और जो हमारे पास हिंड ब्रेन होता है वो क्या करता है? हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है, वॉमिटिंग वगैरह वगैरह ये सब क्या करता है? कंट्रोल करता है। बात समझ में आ गई? इतना हम डिस्कस कर चुके थे अपने लास्ट क्लास में। ठीक है, अब उससे आगे डिस्कस करते हैं। तो अब बच्चों क्या है कि अब देखो जो हमारा ब्रेन है वो बहुत नाजुक है। ठीक है, बहुत क्या है? नाजुक है। ठीक है, उसको बचा के रखना होता है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है? स्कल होता है। क्या होता है बच्चों? स्कल। ठीक है, हड्डियों से बना हुआ एक ढांचा। ठीक है, क्या होता है? हड्डियों से बना हुआ एक ढांचा, यह कवर होता है। ठीक है, a delicate organ like brain which is so important for variety of activities need to carefully protect it. For this body is designed so that the brain is sit inside a bony box. Inside the box brain is contain a fluid filled balloon which provide further shock absorption. If you run your head down and middle of your back you feel that a bumpy structure that is vertebral column और बैकबोन which is protected our spinal cord. अब ये क्या बोल रहा है कि हमारा ब्रेन जो इतना डेलिकेट है, ठीक है बच्चों, जिसे जो कि बहुत सारे काम करता है। क्या करता है बच्चों? बहुत सारे काम करता है और बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए हमारी बॉडी क्या करती है? एक ऐसा डिजाइन बनाती है, एक बोनी बॉक्स बनाती है। क्या बनाती है? बोनी बॉक्स, मतलब हड्डियों से एक बॉक्स बनाती है। क्या बनाती है? हड्डियों से एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें हमारा ब्रेन बैठा रहता है। ठीक है, और इस स्कल के अंदर क्या होता है? एक लिक्विड भी भरा होता है जो कि फर्दर, मतलब जैसे शॉक लगता है ना, तो ब्रेन जाके अगर डायरेक्टली फोर ब्रेन से मतलब डायरेक्टली स्कल से जाके टकराएगा तो क्या होगा? जो उसमें डैमेज हो सकता है। इसीलिए क्या होता है? वहां पे लिक्विड भरा होता है ताकि वो लिक्विड क्या करे? उस शॉक को क्या कर ले? अब्सॉर्ब कर ले। क्या कर ले? शॉक को अब्सॉर्ब कर ले। ठीक है, और हमारा ब्रेन जो है वो क्या रहे? सेफ रहे। क्या रहे? सेफ रहे। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है? बोनी बॉक्स होता है जिसे स्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्कल। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्कल, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फिर हाउ डज और जो हमारी ये वो होती है स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टिब्रेटा। कौन? वर्टिब्रेटा। ठीक है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी, वही क्या करती है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। बस समझ में आ गई? हाँ, अब हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन? अब जो ये नर्वस टिश्यू है इनमें एक्शन कैसे होता है, इनमें मूवमेंट कैसे होता है? ठीक है, तो हमने अब तक क्या बात करी है कि जो हमारे नर्वस टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? हमारे पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को कहां लेके जाते हैं बच्चों? ब्रेन में लेके जाते हैं। तो कैसे लेके जाते हैं? कैसे लेके जाते हैं? तो इसका मैकेनिज्म हम बात कर चुके बच्चों। हाँ, जब हमने पढ़ा था नर्वस टिश्यूज के अंदर जो न्यूरॉन होता है उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, और न्यूरॉन कैसे काम करता है पढ़ा था। उसमें जो डेंड्राइट होता है वो कैसे काम करता है? डेंड्राइट जो होता है वो उसके जो टिप होते हैं वो पूरी बॉडी से जुड़े होते हैं, और उसके टिप जो होते हैं वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, और फिर उस टिप को डेंड्राइट में ही क्या कर रहा जाता है? उस इंफॉर्मेशन को केमिकल एनर्जी से बदल के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाता है। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पूरी ट्रैवल करते हुए लास्ट पे आते हैं सेल एंडिंग पे, है ना। हाँ, सेल एंडिंग पे जाते हैं ना, और फिर एंडिंग पे जाके वहां पे फिर से किस में चेंज जाते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज जाती है, और फिर केमिकल एनर्जी फिर किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस तरीके से क्या करता है? जो इंफॉर्मेशन है वो चलता है, नर्व इंपल्स चलता है। क्या करता है? नर्व इंपल्स चलता है। तो हमारे जो नर्व्स होते हैं, नर्व टिश्यू का काम क्या होता है? ठीक है, तो फंक्शन ऑफ नर्व टिश्यू लिखो बच्चों। फंक्शन ऑफ
नर्वस टिश्यू, तांत्रिका, तांत्रिका ऊतक के कार्य। ठीक है, सबसे पहला कार्य होता है बच्चों कलेक्ट इंफॉर्मेशन। क्या करना बच्चों? कलेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, सूचना संग्रहण। ठीक है, सूचना संग्रहण। ठीक है, संग्रह करती है। नेक्स्ट है बच्चों सेंड इट अराउंड द बॉडी। क्या करते हैं बच्चों? ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट द इंफॉर्मेशन। सूचना को अलग अलग स्थान पर अलग अलग भागों में लेके जाती है, भागों में लेके जाती है। ठीक है, तीसरा प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। ठीक है, और फिर नर्वस टिश्यू क्या करते हैं बच्चों? प्रोसेस भी करते हैं, प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। क्योंकि हमारा दिमाग किससे बना हुआ है? नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। हमारा जो ब्रेन है वो किससे बना हुआ है? नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, तो सूचना को प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अभी नहीं सूचना को समझने का कार्य करती है। प्रोसेस द इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन आई है उसको समझना ही तो होता है, प्रोसेस करना उसको। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। सूचना के आधार पर निर्णय लेना। ठीक है, पांचवा कन्वे डिसीजन टू द मसल्स। पेशियों तक सूचना को पहुंचाना। ठीक है बच्चों, ये काम किसके होते हैं? नर्वस टिश्यू के होते हैं। किसके होते हैं? नर्वस टिश्यू के होते हैं। और समझ में आ गई? हाँ, अब बात करते हैं कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज टू परफॉर्म बाय द मसल विल डू द फाइनल जॉब। ठीक है, मसल विल डू द, मतलब बाकी अगर हम दूसरी लैंग्वेज से समझने की कोशिश करें कि जो फाइनल का जो काम होता है वो कौन करता है? मसल करता है। ठीक है, फाइनल जो काम होता है वो कौन करता है? मसल करता है। ठीक है, अगर हमें चलना है, फिरना है, कुछ उठाना है, सारे काम कौन करेगा? मसल करवाएगा। बट उसे करवाएगा कौन? ब्रेन। कौन करवाएगा? ब्रेन। ठीक है, हाउ डू एनिमल मसल मूव? अब एनिमल के जो मसल्स होते हैं, हमारे तुम्हारे एनिमल्स के जो मसल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं? ठीक है, when a nerve impulse reaches the muscle fiber must move. When does a muscle cell move? और मसल सेल कब मूव करता है? मतलब देखो, जब इंफॉर्मेशन जो होती है वो कहां पहुंचती है? वो हमारे मसल सेल तक पहुंचती है, मसल टिश्यू तक पहुंचती है। तब हमारे मसल सेल को क्या करना पड़ता है? मूव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मूव करना पड़ता है। बस समझ में? और मसल सेल कब मूव करता है उसके बारे में बताएं। मतलब देखो, जो नर्वस टिश्यू है, हाँ, वो क्या करेगा?
मैसेज को लेके आएगा, ठीक है। और मैसेज जैसे आएगा मसल टिश्यू के पास, उसके जितने भी सेल होंगे वो क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। तो द सिंपल नोशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सेलुलर लेवल इज दैट मसल सेल विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट शॉर्टन, सो दे शॉर्टन। मतलब मसल सेल जो होते हैं वो मूव कैसे करते हैं बच्चों, वो मूव इस तरीके से करते हैं जैसे नर्व, दिमाग से नर्व इंपल्स आया, ठीक है, और आया मसल के पास, और उसकी वजह से क्या होगा, मसल में चेंज, उसका जो शेप होगा वो क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा। अगर वो बड़ा होगा तो क्या रहेगा, शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट होगा तो तभी तो मूव करता है। जो हमारे मसल्स होते हैं वो या तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या तो एक्सपेंड करते हैं। अगर एक्सपेंड कर रखे होंगे तो मसल से, मतलब ब्रेन से वो जो सिग्नल आएंगे वो मसल पे आएंगे और वो क्या कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट करके रहा होगा तो क्या होगा, जैसे ही जो सिग्नल आएगा ब्रेन से वो क्या करेगा, एक्सपेंड कर देगा। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट और जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या जो एक्सपेंड करेगा, संकुचन करेगा या फैलाव करेगा, वो कब करेगा, जब जो सिग्नल है ब्रेन से कहां आएगा, मसल में आएगा। कहां आएगा, मसल में आएगा। मसल में। तो इस तरीके से एक मसल सेल जो होता है वो क्या करता है, मूव करता है। क्या करता है, मूव करता है। मसल में। हाँ, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जैसे आया उसने क्या करा, जो मसल सेल है उसका जो शेप है वो क्या कर दिया, चेंज। क्या कर दिया, चेंज। मसल में। और चेंज होने की वजह से क्या होता है, मसल्स मूव करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब मसल सेल कैसे मूव करते हैं, पेशी के जो कोशिकाएं कैसे मूव करते हैं, समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। अब देखो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल कैन चेंज देयर शेप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला, भैया ये चेंज कैसे करते हैं अपना शेप? मैंने ये बोल दिया कि जैसे सिग्नल पहुंचता है वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कैसे चेंज करते हैं, आएगा ना। देखो एनसीईआरटी कितना सोचता है तुम्हारे बारे में, तुम नहीं सोचते उतना, ये सोचता है, ठीक है। फिर देखो, द आंसर सुनो, द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट। मतलब जो हमारे सेल्स हैं उनके अंदर जो कंपोनेंट्स है, उनकी जो केमिस्ट्री है, उनके अंदर जो केमिस्ट्री है, उनमें जो केमिकल्स है, उनकी वजह से, ठीक है। कैसे करता है वो भी समझो। मसल सेल हैव स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज both their shape and arrangement in the cell in response to the nervous electrical impulse। अब मुझे कोई बताएगा कि मसल्स में वो कौन सा प्रोटीन होता है जो मसल के शेप को चेंज करने में हेल्प करता है। 9th क्लास में जो हमने मसल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था उसके अंदर जो बोन वाला था, उसके सर जो मसल वाला पढ़ा था, 3 टाइप ऑफ मसल, उसके अंदर दे रखा था कि कौन सा प्रोटीन था। हाँ, नहीं, जो मसल के अंदर जो शेप और साइज को चेंज करता है ना, तो उसके लिए एक प्रोटीन होता है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या नाम होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, 9th क्लास की बुक खोल के देख लेना, आपको उसको मिल जाएगा मसल्स के अंदर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, तो मसल के शेप या साइज को चेंज करने के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो जो सिग्नल आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो दिमाग से आता है, वो उस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पे जाता है और उसका रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने की वजह से क्या होता है? हमारे मसल क्या करते हैं? मूव, उनका जो शेप होता है वो कहता है चेंज, और जब शेप चेंज होगा उसकी वजह से क्या होगा? उनमें मूवमेंट होगी। क्या होगी? मूवमेंट। बात समझ में आ गई? हाँ, टिश्यू वाले में, कनेक्टिव टिश्यू नहीं, जो टाइप्स ऑफ मसल्स थे ना, स्ट्रेटेड मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स, उसी में दे रखा था। ठीक है, पहले पैराग्राफ में दे रखा था कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द मसल। ठीक है, तो बस में यहाँ पे जो प्रोटीन की बात करी गई वो कौन सा प्रोटीन है बच्चों? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, तो बात समझ में आ गई बच्चों, कैसे मसल सेल मूव करते हैं या उनका स्ट्रक्चर। हाँ, तो एक क्वेश्चन लिखो, how does nervous tissue cause action in muscles?
ठीक है। तंत्रिका ऊतक किस प्रकार पेशी में गति करवाता ठीक है भाई। आंसर लिखिए, बोलो। हाँ बोलो, लिखो भाई। nervous tissues carry electrical impulse. Nervous tissue carry electrical impulse which causes change in shape of the muscle. Full stop. Muscles have contractile protein. Contractile protein which change the shape of the muscle on interacting with electrical impulse. On interacting with electrical impulse. Full stop. Due to the change in muscles shape, it causes movement. बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ लिखिए हिंदी में, बोलो। हाँ हाँ शांत। लिखिए बच्चों। तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है। तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है जिस वजह से पेशी के आकृति में बदलाव आता है क्योंकि पेशी में संकुचित प्रोटीन
होता है, संकुचित प्रोटीन होता है जो कि जो कि जो कि जो कि पेशी को सहायता करता है, पेशी कोशिका को सहायता करता है, पेशी कोशिका को सहायता करता है आकृति बदलने में, आकृति बदलने में, आकृति बदलने में। और आकृति के बदलाव और कोशिका के आकृति के बदलाव और कोशिका के आकृति के बदलाव की वजह से कोशिका के आकृति के बदलाव की वजह से पेशियों में गति होती है, पेशियों में गति होती है। ठीक है, लिख लिया बच्चों? ठीक। तो बच्चों यहां पर हमारा खत्म होता है एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स यहां पे हमारा खत्म होता है। बस समझ में आ गई? हाँ, तो हमने यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा, हमने यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा, हमने यहाँ पे पढ़ा कि किस तरीके से जो ह्यूमन ब्रेन है वो रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि इसके जो मसल्स होते हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, उनमें मूवमेंट होती है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कि प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो समन्वय होता है, वो किस तरीके से होता है। ठीक है, और उनमें कोऑर्डिनेशन की क्या जरूरत पड़ गई, उनमें कोऑर्डिनेशन की क्या जरूरत पड़ी? उनको तो एक ही जगह पे खड़े रहना है, फिर भी उनको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो क्या जरूरत है उसके बारे में हम समझेंगे, क्योंकि उनमें भी अलग अलग तरह की गतियां होती है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी अलग अलग तरह की क्या होती है, मूवमेंट होती है। ठीक है, और ये जो मूवमेंट होती है ये होती है उसके हार्मोन्स की वजह से। प्लांट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? हार्मोन्स। और उन हार्मोन्स की वजह से प्लांट्स में क्या होती है? गतियां होती है। क्या होती है? गतियां होती है। ठीक है, तो बच्चों कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट पे जाने से पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड वाले। ठीक है, ताकि हम जब आगे वाला चैप्टर पढ़े तो अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग? बोला गया है कि एक रिफ्लेक्स एक्शन, एक प्रतिवर्तित क्रिया और चलने में क्या अंतर होता है? कोई बताना चाहेगा? बताओ। एक्शन जो होता है वो इमीडिएट होता है और जो वॉकिंग होता है वो अपने मन से करते हैं, जो हमारा मन कहाँ से आता है इसमें? और बिल्कुल, वॉकिंग क्या होता है? वॉलंटरी एक्शन होता है। ठीक है, ऐसे बोलना होता है। ठीक है, मन से चलना, मन से चलना क्या होता है? हाँ, मतलब ब्रेन, हाँ तो ब्रेन ही तो करवाते हैं, वॉलंटरी एक्शन है ना ये तो। अच्छा, तो मन से थोड़ा ना बोला था मैंने। हाँ, तो बच्चों जो वॉकिंग है वो एक तरह का क्या है? वॉलंटरी एक्शन है। क्या बच्चों? वॉलंटरी। और जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन है। ठीक है, क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन है। अब जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो प्रतिवर्तित क्रिया होती है, वो जब होती है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता, उसमें ब्रेन के साथ हमारे मसल का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है ना। होता है क्या? जब रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता ना, क्योंकि वो तो स्पाइनल कॉर्ड से घूम जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से घूम जाता है ना। वो हमने रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा था ना, वो कहां से घूम जा रहा था? यहीं से घूम जा रहा था, स्पाइनल कॉर्ड से घूम जा रहा था ना। तो ब्रेन वहां पर कोई भी रोल प्ले नहीं करता। ठीक है, असल में वहां पे ब्रेन के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता। बट जब हम वॉकिंग करते हैं तब हमारा ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है हमारे हर एक स्टेप को। क्या कर रहा होता है? हर एक स्टेप को, और बैलेंस भी कर रहा होता है उस टाइम। ठीक है, क्या कर रहा होता है? बैलेंस। जब हम चल रहे होते हैं तो बॉडी को 3-4 चीजों का ख्याल रखना है।
एक तो हम एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप ले, ठीक है, हाँ, हमारे पैर आपस में ना फंसे, हमारा बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो ये सारे काम एक साथ ब्रेन करता रहता है। क्या करता रहता है? ये सब एक साथ करता रहता है। असल में नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ इनके आंसर आपको घर से लिख के लाने हैं, ठीक है, तो टिक कर लो इनको, ठीक है। अरे ये तो रहा इसमें पेज नंबर 105 में, ये ब्लू वाले पेज पलट, हाँ ये रहे, ठीक है। चलो अब सुनो भाई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साइनेप्स? साइनेप्स क्या होता है? तुम ऐसे लिखोगे? The gap between the two neurons is called synapse, और ऐसे भी बोल सकते हो the gap between the nerve ending and the dendrite, ठीक है, is called synapse। बात समझ में आई? कहने का मतलब नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आ गई कि किसको बोल रहे हैं बच्चों साइनेप्स हम? हाँ, गैप होता है किसके बीच का? डेंड्राइट और नर्व एंडिंग के बीच का, या दो न्यूरॉन्स के बीच का, ठीक है। उस गैप को क्या बुलाता है? समझना? तो लिख लोगे साइनेप्स क्या होता है। नेक्स्ट बच्चों, अब हाँ, साइनेप्स को साइनेप्स भी बोलते हैं ना, हाँ साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स क्या होता है? हिंदी में साइनेप्स तो बोल रखा है भाई। सिनेप्स क्या होता है? क्वेश्चन यही था मेरा कि सिनेप्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो दो तंत्रिका ऊतक के बीच की के स्थिति या क्या, गैप को नहीं, रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। समझ में आ गया? हाँ, नेक्स्ट बच्चों, व्हाट हैपन एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स? मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच में, जो तंत्रिका ऊतक के बीच में जो साइनेप होता है उसके बीच में क्या होता है बच्चों? क्या होता है? हाँ, जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है न्यूरॉन के अंदर वो तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स रहती है, बट जैसे वो न्यूरॉन से बाहर निकलती है, मतलब जो हमारा न्यूरॉन था ना, हम बनाया था यहाँ पे, उसके अंदर जब इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है तो कैसे ट्रैवल कर रही है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, विद्युत आवेग में। बट जब वो न्यूरॉन से बाहर जाएगी, तो किसमें बदल जाएगी? रसायन में, केमिकल में। किसमें बदल जाएगी? केमिकल्स में। तो जो गैप है उस गैप में क्या होगा? केमिकल्स का एक्सचेंज होगा। क्या होगा? केमिकल का एक्सचेंज होगा। एक न्यूरॉन से केमिकल दूसरे न्यूरॉन में जाएगा तो केमिकल जाता है, उसमें क्या जाता है? केमिकल जाता है। बात समझ में आई? हाँ, और फिर वो केमिकल कहाँ रिसीव होगा बच्चों? दूसरे के डेंड्राइड में, और उस डेंड्राइड के अंदर क्या होगा? उस केमिकल को चेंज कर दिया जाएगा फिर से किसमें? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, और फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल करेगा और फिर साइनस में जाके क्या हो जाएगा? क्या रहेगा? केमिकल में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन क्या होता है? हमारी बॉडी में ट्रैवल करता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट? ठीक है। नेक्स्ट, Which part of the brain maintain posture and equilibrium of the body? कौन सा पार्ट होता है भाई जो हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है, स्ट्रेट रखता है? और कौन सा पार्ट होता है? मिड ब्रेन, सॉरी मिड नहीं, हिंड ब्रेन, ठीक है। और हिंड ब्रेन में भी कौन सा पोर्शन बच्चों? मेड्यूला। कौन सा? मेड्यूला। बताया था ना, मेड्यूला क्या करता है? हमारे बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है। हाँ, पता है ना, हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चों, हाँ ये वाला क्वेश्चन, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती? अगरबत्ती की जो स्मेल है वो हम किस तरीके से हमें बता देती है? कोई बताना चाहेगा प्रोसेस क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ कैसे होता है। जैसे अगरबत्ती की जो स्मेल है वो एयर में होती है, वो हमारे नाक से अंदर जाती है, और नाक में प्रेजेंट होते हैं क्या? नॉस्ट्रल्स को ही नाक बोला जाता है। नोज रिसेप्टर्स, हमारे नाक में क्या होता है? रिसेप्टर्स होते हैं ना, और उन रिसेप्टर से क्या जुड़ा होता है बच्चों? हमारे नाक में ज्ञान इंद्रिया होती है ना, ज्ञान इंद्रिया। हाँ, सेंस ऑर्गन नहीं है क्या? सेंस ऑर्गन है ना हमारा नाक एक, तो एक ज्ञान इंद्रिय है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? रिसेप्टर्स। हिंदी में भी रिसेप्टर बोलते हैं ना,
हाँ, तो हमारे नाक में क्या प्रेजेंट होता है? रिसेप्टर। और उस रिसेप्टर से जुड़ा हुआ क्या होता है? हमारे डेंड्राइट। क्या जुड़े होते हैं? डेंड्राइट। और वो डेंड्राइट क्या करते हैं? उस इंफॉर्मेशन को लेते हैं और उसको कहाँ लेके आते हैं? ब्रेन में लेके आते हैं। कहाँ लेके आते हैं? ब्रेन में। ठीक है, बस नहीं। और सारे सेंस और नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे सेंस ऑर्गन का डाटा कौन से पार्ट में जाता है? कौन से पार्ट में जाता है? कौन से पार्ट में आता है? मिड, फोर या मिड? मैंने मिड पहले बोला तो मिड में आता है। फोर ब्रेन में आता है। और फोर ब्रेन के कौन से पार्ट में? सेरिबरम में। ठीक है, हाँ हाँ सुन लिया था मैंने, बाकियों को बोलने तो दे। तेरी बातें सुन ली मैंने, बात समझ में आ गई? हाँ, तो नाक में क्या जुड़ा होता है? रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स किससे जुड़े होते हैं? डेंड्राइट से जुड़े होते हैं। और वो डेंड्राइट उस इंफॉर्मेशन को लेके कहाँ जाते हैं? उस सूचना को लेके कहाँ जाते हैं? ब्रेन में। और वो भी कौन से पार्ट में? फोर ब्रेन में। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितने भी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, ज्ञान इंद्रियों से संबंधित सूचनाएं होती है, वो कहां पर प्रोसेस की जाती है? कहां पर समझी जाती है? हमारे फोर ब्रेन में, अग्रम मस्तिष्क में। कहाँ? अग्रम मस्तिष्क में। बात समझ में आ गई सागर? हाँ, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? ब्रेन का क्या रोल होता है रिफ्लेक्स एक्शन में? जो वो एक्शन हुआ है उसको क्या करना? स्टोर करना। क्या करना? स्टोर करना। ठीक है, ताकि अगली बार वो एक्शन हो तो ब्रेन कर पाए। ठीक है, बात समझ में? ब्रेन मतलब उसको याद रखे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन क्लियर है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगर मैं पूछूं, हाँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन? मिड ब्रेन का क्या फंक्शन होता है बताइए? हाँ बताओ। हाँ क्या? जोर से बोलना। कौन से वाले? कौन से? रिफ्लेक्स, इनवॉलेंट्री, और वो इनवॉलेंट्री मसल्स ऑफ हेड एंड नेक। ठीक है, हमारे पूरे सर और गर्दन। ठीक है, यहाँ पे जितने भी एक्शन होते हैं वो सारे कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। ठीक है, हमारे एक्सप्रेशंस, हाँ, वो सब कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, हाँ, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? परिवर्तित चाप क्या होता है? प्रतिवर्तित चाप क्या होता है? वो जिससे कि रिसेप्टर स्पाइनल कॉर्ड में जाए, प्रोसेस हो और फिर वो इफेक्टर तक आए। और ये कह सकते हैं ना बच्चों कि इट इज द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, है ना? ये क्या होता है बच्चों? पाथवे होता है रिफ्लेक्स एक्शन का। मैंने आपको पाथवे बना के दिखाया था ना, हाँ, कि हैंड से जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड में आएगी, और वहीं से ब्रेन में जाके, ब्रेन में ना जाके कहाँ जाएगी? वहीं से यूटर्न मार के वापस कहाँ जाएगी? हैंड में आ जाएगी और एक्शन हो जाएगा। है ना? बात करी थी इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मैं आपको चार ऑप्शन देता हूं, उनमें से आपको बताना है कि ब्रेन क्या करता है। ठीक है, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, या डी ऑल ऑफ द। ठीक है, क्योंकि अब मुझे इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन याद आया कि हमारे हार्ट बीट को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? कौन करता है? मध्य मस्तिष्क नहीं, हमारे हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? इन ब्रेन के अंदर तीन पार्ट होते हैं, उसमें मेडुला जो होता है वो हमारे हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है ना। मेडुला लिखवा रखा है, लिखवा है ब्रीदिंग। हाँ, तो ये भी तो याद रखो भाई। हाँ, एक और क्वेश्चन, ओए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में उपस्थित सारे रिसेप्टर्स जो होते हैं उनका क्या काम होता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना,
है ना। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट तो करते हैं, कोई स्मेल होती है तो उसको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, या कोई टच होता है तो उसको समझते हैं, तो क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक मिनट, हाँ, थिंकिंग ऑफ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपरली, व्हाट प्रॉब्लम आर लाइकली टू अराइज, मतलब जब हमारे रिसेप्टर्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा पहला बैलेंस बिगड़ेगा, ठीक है, दूसरा हम स्ट्रेट नहीं चल पाएंगे, ठीक है, हाँ, हमारे आसपास कोई भी स्मेल है या कोई भी चीज है उसका महसूस नहीं कर पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे। और जैसे बच्चों एक बात बताओ, जब आपका नाक बंद होता है तो आप स्मेल कर पाते हो क्या, आपको प्रॉब्लम होती है स्मेल करने में, वैसे आपके सारे रिसेप्टर्स बंद हो गए, सुन भी नहीं पाओगे, ठीक है, टेस्ट भी नहीं कर पाओगे, देख भी नहीं पाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा, तो आप मर चुके होगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर हमारे सारे रिसेप्टर्स में जो सारे रिसेप्टर्स हैं वो अच्छी तरह से काम ना करें तो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। हमें मूवमेंट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, हमें मूवमेंट करने में सबसे बड़ी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। हाँ, बात सुन, मुझे कोई चीज उठानी है, अगर मुझे महसूस ही नहीं हो रही है, मैंने पकड़ रखा है, ठीक है, तो मैं क्या उसको उठा पाऊंगा, नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं, ठीक, उसके बाद हम कुछ भी करते हुए महसूस नहीं होता। हाँ, ठीक है, जब हमारे पैर जो होते हैं बहुत ज्यादा वो होता है, जाम हो जाता है ना, पैर जाम हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे आप जब हम टच करते हैं जमीन को फील नहीं होता ना, और फिर चलने में प्रॉब्लम होती है, चल पाते हो क्या उस पोजीशन में, नहीं पर, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम हमें आएंगी, चलने में, बैठने में, उठने में, लिखने में, खाने में, पीने में, सूंघने में, सब कुछ करने में, ठीक है। सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सो जाते हो आराम से। हाँ, क्या हो जाते हैं, पैरालाइज, वेरी गुड। हाँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन बच्चों, न्यूरॉन का फंक्शन, नर्व इम्पल्सेस को ट्रैवल करवाना, है ना, नर्व इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाना, हाँ, या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रैवल करवाना, हाँ, उनके थ्रू यही तो ट्रैवल होता है। हाँ, बात समझ में, और इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो क्योंकि इंफॉर्मेशन के रूप में ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बच्चों सुनो एक क्वेश्चन सुनो, विच सिग्नल, ठीक है, विच सिग्नल विल डिस्टर्ब इन केस ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कौन सा सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएगा अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग जाएगी तो, नर्वस सिस्टम पूरा क्या जाएगा, और कौन से सिग्नल्स नहीं जा पाएंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या नर्व सिग्नल्स, है ना, तो हमारी पूरी बॉडी क्या जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन बच्चों, हाँ, एक और क्वेश्चन, अभी हाउ इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं और जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, ये भी बोल सकते हो कि हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उन पे किसका कंट्रोल होता है, स्पाइनल कॉर्ड का, और जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं उन पे किसका कंट्रोल होता है, ब्रेन का। और आप ये बोल सकते हो कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो ऐसा है कि बहुत रेयर चांसेस में होते हैं, मतलब हमेशा जरूरी नहीं है होंगे, ठीक है, बट हमारे जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो हमेशा होते रहते हैं, ठीक है, वो कभी रुक नहीं सकते, वो कंटिन्यूअस होते हैं, वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। बात समझ में आ गई। हाँ, अनैच्छिक और कौन से, ऐच्छिक नहीं, अनैच्छिक और प्रतिवर्तित क्रिया में क्या अंतर होता है, ठीक है, ये एक प्रश्न था, समझ में आ गई। हाँ, तो भाई जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करे मुझे सारे के सारे तुम्हारी कॉपी में चाहिए,
ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल आपको कितने बजे आना है? 6 बजे सुबह। कितने बजे आना है? 6 बजे सुबह, 6 से 8, ठीक है। और कल हम स्टार्ट करेंगे प्लांट वाला, कल ही खत्म कर देंगे प्लांट वाला, ठीक है। तो इस हफ्ते हमारा पूरा सिलेबस क्या रहेगा? खत्म, मिड टर्म का सिलेबस खत्म, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।